हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। कल से हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जो कि द हिंदू एनालिसिस होगा, जो फोकस होगा वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यानी कि जिसमें मेनली फोकस किया जाएगा आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को, जिसमें उसके बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। तो चलिए, आज है 2 जनवरी और आज 2 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आई है। सबसे पहले जो फ्रंट पेज में आर्टिकल है वो इंडिया पाकिस्तान के बारे में है, जिसमें आपको 2 डेट याद रखनी है। बेसिकली ये 2 डेट्स हैं, 1 जनवरी और 1 जुलाई। ये क्या होती है, इन 2 डेट्स में इंडिया एंड पाकिस्तान अपने अपने जो प्रिजनर्स के जो डेटा है, जो भी जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जो भी जाते हैं, वो अगर पाकिस्तान की टेरिटरी में चले जाते हैं तो पाकिस्तान उनको अरेस्ट कर लेता है। ऐसे इंडिया की टेरिटरी में आते हैं पाकिस्तान के लोग तो इंडिया भी अरेस्ट कर लेती है। और भी इसके अलावा कई सारे अलग अलग तरीके से जो प्रिजनर्स इंडिया में हैं और जो इंडिया के लोग पाकिस्तान में प्रिजनर बन के हैं, इनके डेटा एक्सचेंज किए जाते हैं। शेयर नहीं, बेसिकली एक्सचेंज किए जाते हैं एक दूसरे के डेटा, ताकि पता चले कि कौन कौन से प्रिजनर्स कहाँ पे हैं अभी इंडिया के। इसके अलावा जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और पाकिस्तान के जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनको भी एक्सचेंज किया जाता है। इनके डेटा को, बेसिकली इनके लोकेशंस डेटा जो भी है एक्सचेंज किया जाता है दोनों कंट्रीज़ के आसपास, दोनों कंट्रीज़ में। क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन है ये ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। इस कारण से अगर कभी वार का सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान को पता रहे कि कौन कौन सी जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, उस लोकेशन पे अटैक नहीं करनी है। इसी तरीके से इंडिया के पास भी वो डेटा होनी चाहिए कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन कौन से जगह पे हैं, ताकि वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएँ। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर अटैक कर दिया जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, जो कि बिल्कुल एकदम पूरा तबाह कर देगा। इस कारण से ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 2008 में। इसके तहत ये 1 जनवरी और 1 जुलाई को डेटा शेयर किए जाते हैं। शेयर नहीं, बेसिकली एक्सचेंज किए जाते हैं। शेयर करना गलत वर्ड हो जाएगा, एक्सचेंज एक दूसरे कंट्री के साथ में की जाती है। ये छोटा सा आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज में, तो यहाँ पे मनरेगा के बारे में दे रखा है। एक आर्टिकल आया हुआ है आज, कल भी इसके बारे में आया था, मैंने कल भी आपको बताया था। आज क्या दे रखा है कि मनरेगा ने स्टार्ट की है अपनी एक एप्लीकेशन, जिसमें जो वर्कर्स हैं उसके अटेंडेंस ऑनलाइन फिलअप किए जाएंगे। यानी कि मई में ये जो ऐप है लॉन्च की गई थी इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा मई 2021 में हैड स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू कैप्चर अटेंडेंस वाया मोबाइल एप्लीकेशन द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इस एप्लीकेशन का नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। ये मनरेगा स्कीम के तहत ये एप्लीकेशन का यूज जो है ये वर्कर्स के अटेंडेंस के लिए करे जाएंगे। मेन फीचर जो होगा ऐप में, ये रियल टाइम फोटोग्राफ लिया जाएगा, जियो टैग होंगे, यानी कि लोकेशन वाइज ये अटेंडेंस ली जाएगी। यानी कि जहाँ पे काम चल रहे हैं वहाँ पे जाके ये अटेंडेंस फिलअप की जानी है। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्कर को एक हाफ डे में भी देना है, यानी कि जब काम के लिए पहुंचे तब भी देना है, उसके बाद हाफ डे होने के बाद भी अटेंडेंस फिलअप करनी है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा आएगी गवर्नमेंट के अनुसार, कि वर्कर्स जो होंगे वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे। कभी कभी होता नहीं कि नहीं जाने पे भी अटेंडेंस बन जाती है ऑफलाइन मोड में, ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अदर चैलेंजेस भी इस ऐप को लॉन्च करने में, काफ़ी सारी जगह पे जो एक स्टेबल नेटवर्क है वो नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली। इसके कारण से क्या होती है कि जो वर्कर्स हैं उनके अटेंडेंस नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण से वेजेस नहीं मिलेंगे उनको। ये सारे चैलेंजेस भी आने वाली है जो कि हैंडल किए जाने हैं। और इसके साथ साथ अभी देखा गया है झारखंड और केरला के जो कुछ रीजन्स हैं, यहाँ पर ये चैलेंजेस फेस करने को पड़ी है। तो ये मनरेगा में ये चैलेंजेस होने वाले हैं, देखते हैं कैसे इसको टैकल किया जाता है। आगे हम देखेंगे अगर मनरेगा स्कीम के बारे में, तो मनरेगा स्कीम जो है ये सबसे पहले 2005 में एक्ट के तहत ये पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। उनके टाइम पे जो रूरल मिनिस्टर थे उनके नेतृत्व में बेसिकली ये किया गया था। ये 2005 में पास किया गया था और ये योजना लॉन्च की गई थी 2 फरवरी 2006 को। पहले नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें MG यानी कि महात्मा गांधी वर्ड जोड़ा गया साल 2009 में 2 अक्टूबर को, जो कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है उस दिन। उसके बाद ये जो मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आती है, जिसका मिनिस्टर अभी है श्री गिरिराज सिंह, जिसकी कंस्टिट्यूएंसी बेगूसराय में है। ये बेसिकली है क्या मनरेगा? मनरेगा एक एक्ट है जिसमें कम से कम मिनिमम 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाना है उन लोगों को जो कि अनस्किल्ड है और वो वॉलंटियर यानी कि स्वेच्छा से इस काम को करना चाहता है। उनको 100 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट दी जानी है इस स्कीम के तहत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इंडिया और ऑस्ट्रिया साइन करेगा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। ये क्या है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट? बेसिकली हुआ क्या है ना कि इंडिया और ऑस्ट्रिया, एक है ऑस्ट्रिया एक ऑस्ट्रेलिया, इससे कंफ्यूज मत होना। ऑस्ट्रिया
यूरोपियन कंट्री हो गया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे इक्वेटर के साउथ में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रिया ने साइन करी है माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट। क्या है ये माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट, जानते हैं इसके बारे में। बेसिकली हुआ क्या है ना कि इंडिया की लगभग 15,000 जो माइग्रेंट हैं, माइग्रेंट उसे कहते हैं जो कि दूसरे देशों में काम करने के लिए बेसिकली जाते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो 15,000 माइग्रेंट्स इलीगल तरीके से ऑस्ट्रिया में अभी रह रहे हैं, जिस कारण से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है इसके कारण से। इसी तरीके से इंडिया में भी ऑस्ट्रिया के कुछ इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो इनको टैकल करने के लिए इंडिया का कहना है कि ये जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इनके द्वारा कहना है कि ये जो 15,000 माइग्रेंट वर्कर्स है ऑस्ट्रिया के अंदर, इनको हम लोग किसी न किसी तरीके से अपने कंट्री में बुलाएंगे और ये इलीगल माइग्रेंट्स को रोकेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग इश्यूज़ पे इसमें डिस्कस किया गया है, जैसे इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है इस साल, इसको लेके। इसके साथ साथ यूक्रेन में जो भी सिचुएशन है उस पर भी, जैसे जैपोरिजिया, यूक्रेन की बात चल रही थी, यहाँ पे जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स भी है यहाँ पे, जैसे स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन मतलब बेसिकली होता क्या ना कि यहाँ मैंने लिख रखा है, स्टेपिंग स्टोन मतलब एक ऐसा लाइन, एक ऐसा फ्लैट स्टोन जो कि आपको एक रिवर में क्रॉस करने के लिए सहायता प्रदान करे। यानी कि बेसिकली ये एडियम है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट अलाउज यू टू मेक प्रोग्रेस और हेल्प यू टू अचीव समथिंग, प्रगति या लक्ष्य प्राप्ति में सहायक वस्तु या बात, इसे ही कहेंगे स्टेपिंग स्टोन। एक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आर्टिकल में वर्ड यूज किया गया है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्चुअली होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ऐसा एग्रीमेंट, एक फैक्ट होता है बिटवीन दो और दो से अधिक कंट्रीज के बीच में, जो कि रिड्यूस करता है क्या चीज़ को, बैरियर्स को। कौन से टाइप के बैरियर्स को? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बैरियर्स को। यानी कि उन दोनों या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच में जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स किए जाने हैं फॉर बिजनेस पर्पज़, उसमें बैरियर्स कम से कम आए। इस कारण से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से की जाती है दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है मिलेट्स के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार जो है मिलेट्स के प्रोडक्शन और इसके कंजप्शन पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि मिलेट्स जो है ये न्यूट्रिशन से भरपूर पदार्थ है। न्यूट्रिशन से भरपूर, जैसे कि कैल्शियम, आयरन और भी काफ़ी सारे न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है ये हमारी कंट्री में बहुत ही सस्ते में होती है। ये बेसिकली ड्राई क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो है यहाँ पे की जाती है, जिससे यहाँ पे पानी वगैरह उतना ज़्यादा नहीं लगता है, जिस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है प्रोडक्शन में। और इसकी कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हमारी कंट्री में किए जाने चाहिए, जो कि अभी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन द सेंस कि उसमें कैल्शियम, आयरन और भी काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। आयरन की कमी हमारी कंट्री में काफ़ी सारी लेडी में पाई जाती है, जैसे ये जो एनीमिया वगैरह हो जाती है, इसको भी टैकल करने की इसमें बात की जा रही है। इसके साथ साथ ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, इन सारे डिजीज़ को भी इससे टैकल करने की बात की जाती है मिलेट्स से। मिलेट्स बेसिकली होता क्या है? मोटा अनाज। मोटा अनाज यानी कि बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें आज भी ये सूखे जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा उपजाए जाते हैं, जैसे हमारे राजस्थान और बुंदेलखंड वाले एरिया में। ये है क्या बेसिकली ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अर्ज की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम सेलिब्रेट करेंगे 2023 के अंदर। तो यूएनजीए ने इसे अप्रूवल कर दिया है कि 2023 में आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट कर सकते हो। और इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करेगी मिलेट्स के कंजप्शन और प्रोडक्शन पे, और इसके साथ साथ इसके एक्सपोर्ट्स वगैरह में भी प्रमोट करेगी इंडियन गवर्नमेंट। इसका प्लान क्या है? बेसिकली ये जो है यूनियन मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स और इंडियन एम्बेसीज जो है एलोकेट अलग अलग किए गए हैं अलग अलग मंथ्स के लिए। इंटायर 2023 में 2023 के अलग अलग मंथ्स में अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग एम्बेसीज और अलग स्टेट्स को दिया जाएगा प्रत्येक मंथ, उनको मिलेट्स को बेसिकली प्रमोट करने के लिए। तो इस बार के जो जनवरी मंथ है ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को। इसके साथ साथ जो स्टेट्स इसमें हैं वो छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान, इनको मिला है इसे प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को। इवेंट्स काफ़ी सारे ये ऑर्गेनाइज कराएंगे, एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइज कराएंगे। इसके साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो मिनिस्ट्री है ये भी ऑर्गेनाइज कराएंगे मिलेट फेयर कम एग्जीबिशन इन आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इस महीने में। और फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो FSSAI है ये भी ऑर्गेनाइज करेंगे ईट राइट मील्स। कहाँ पे? पंजाब में, केरला में और तमिलनाडु में। ये सारी बातें मिलेट से संबंधित जो है हमारे एग्जाम में पूछी जाने की संभावनाएं हैं, और ये पूछे भी जा सकते हैं, इसके बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब हम लोग आते हैं एडिटोरियल वाले पेज में। आज का एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे के सारे एडिटोरियल्स हमारे इंपॉर्टेंट ही हैं आज। तो चलिए एक एक करके हम सारी आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे जितने भी एडिटोरियल्स हैं। सबसे पहले जो एडिटोरियल है ये
जो एडिटोरियल है वो इंडियाज डायलेमा इन एशियन कंट्रीज सेंचुरी, ये लिखा गया है हैप्पीमोन जैकब जी के द्वारा, जो राइटर है इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया 2023 में जो एंटर कर रही है, एक इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड 2023 में एंटर कर रही है। इसमें एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चैलेंजेस के तौर पे जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रसिया, जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसके बारे में ये चैलेंजेस वर्ल्ड पे एक काफ़ी बुरा इम्पैक्ट डाल रही है। जो रिसेशन हो या फिर हमारी जो फूड का जो रिसेशन हो या फिर एनर्जी रिसेशन हो, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पे एक रिसेशन पड़ गया है हमारी इकोनॉमी पे, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को बेसिकली। और ये फरवरी 2022 से चलती आ रही है और ये कब तक चलेगी इसका कोई भी पता नहीं है। तो इंडिया के पास ये चैलेंज है कि कैसे इसको टैकल किया जाए। इसके साथ साथ जो ये वॉर है इस कारण से काफ़ी ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे फ्रांस, इसराइल और भी काफ़ी सारे यूएसए, ये सारे कंट्रीज़ जो है रसिया के खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। और इंडिया का यहाँ पे स्टैंड क्या होगा, इंडिया कैसे रसिया और बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ तालमेल बैठाएंगे, इनके बारे में भी इंडिया के पास एक चैलेंज है। क्योंकि रसिया से हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं जो हमारा फ्रेंडशिप है, क्योंकि पिछले लगभग 70 सालों से रसिया के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप रहा है इंडिया का। अभी जो रसिया से सस्ते दामों पे क्रूड ऑयल हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम भी रसिया का भी हमारे पास आ रही है और हम लोग उसी से कर रहे हैं अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि चाइना आगे है, चाइना एग्रेशन, चाइना का जो बार बार वो बेलिजरेंस वाला बिहेवियर है, हमारे बॉर्डर के पास क्लेसेस किए जा रहे हैं। हाल ही में नवंबर में ताइवान वाली रीजन, अरुणाचल प्रदेश के ताइवान वाली रीजन पे क्लेश हुआ था। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को कैसे हम लोग टैकल करेंगे आगे चल के, इन सारी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। इसके साथ साथ जो तालिबान का इंगेजमेंट हुआ है अफ़गानिस्तान में, इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बेकार जाए। तालिबान के साथ कैसे हम लोगों को टैकल करना है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये भी देखना है हम लोगों को। ये सारे चैलेंजेस है जो कि 2023 में हमारे पास आने वाले हैं। 2022 का नेबरहुड क्राइसिस जो कि श्रीलंका में पड़ा, हम लोगों ने काफ़ी सारी ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुँचाए, मेडिसिन पहुँचाए, जो चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें कराया गया इंडिया के द्वारा। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी कराए गए। अब हमारे पास जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा है कि इलेक्शंस है 2023 में हमारी काफ़ी सारी नाइबर कंट्रीज़ में, मालदीव्स में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इन सारे कंट्रीज़ में इलेक्शन है 2023 में। और ये इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि इलेक्शंस में जो सरकारें आएंगी वो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से कैसा होगा ये भी हमारे लिए देखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो यही है आर्टिकल में और ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वो बोल्सोनारो's लेगेसी विल टेक टाइम टू अंडू। ये क्या है, जो ब्राज़ील है वहाँ पे इलेक्शन हुई, इलेक्शन में ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे जैर बोल्सोनारो, ये भाग गए अभी अमेरिका, यूएसए बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन थी इनके द्वारा कंट्रोल नहीं कर पाई गई, कोविड-19 की सिचुएशन, इसके कारण से यहाँ पे भुखमरी वगैरह ज़्यादा होने लगी। इस कारण से इन्होंने ये प्रेसिडेंसी छोड़ के यहाँ से निकल पड़े अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पे बन गए, अब जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो है लुला, इनका पूरा नाम है लुइज इनेसियो लुला डा सिल्वा, लेकिन हम लोग इसे कहते हैं, इसे लुला नाम से ही जाना जाता है। काफ़ी सारे आर्टिकल में इसका नाम लुला ही पुकारा गया है। ये आर्टिकल है विजय प्रसाद जी के द्वारा ये कराया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये कैसे टैकल करेंगे, जो लुला है प्रेसिडेंट वहाँ के नए बने हैं, ये कैसे यहाँ के रेसिशन या फिर भुखमरी वगैरह कैसे टैकल करेंगे, यहाँ की इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, इनके बारे में चर्चाएँ की गई है इस आर्टिकल में। ब्राज़ील की बात करें तो ये साउथ अमेरिका कंट्री में आती है। ब्राज़ील में जो वर्ल्ड का दूसरा सबसे लंबा नदी अमेजन नदी बहती है। और भी काफ़ी सारे चीज़ें जो ब्राज़ील के साथ इंडिया का रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया का रिलेशनशिप ब्राज़ील के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फ्रेंडशिप है। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ब्राज़ील और इंडिया का भी म्यूचुअल कोऑपरेशन है उन ऑर्गेनाइजेशंस में। ये इंडिया चाइना बिटवीन पीरियड 1962 एंड नाउ, इंडिया चाइना के बारे में थोड़ा सा क्या गया जो कि पहले भी आपको मैंने बताया वही सब है। बैडलाइन्स को जानने से पहले आपको जानना होगा हमारी बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है। लेट से ये कोई बैंक है बी, ये कैसे काम करेगी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर बिजनेसमैन को पैसे देगी उधार। लेट सपोज इन्होंने 10% पे दी उनको, यानी कि जितना भी पैसा देंगे उनका 10% इंटरेस्ट लेंगे बैंक, और इसमें जो डिपॉजिट करेंगे कोई तभी तो ये किसी को उधार देंगे, लोन देंगे। डिपॉजिट करने वाले को लेट से इन्होंने 6% ब्याज दिया, इंटरेस्ट जो है इसका पे किया इनको बैंक ने, ये है डिपॉजिटर्स, ये है लोन लेने वाले पर्सन। तो इससे ले रहे हैं 10%, इससे और इनको रिटर्न दे रहे हैं 6%, तो बाकी का 4% जो बचा इसी से हमारे बैंकिंग सिस्टम रन होते हैं। अब क्या होगा, इन्होंने जो लोन लिया, जितना भी लोन लिया, ये वापस नहीं देंगे इनको, बैंक को वापस अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे हम लोग, एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वापस नहीं दिया गया ये पैसे जिनके द्वारा जो इनको लोन दिया गया।
ये हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब क्या होगा, ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ये बैंक को नहीं मिला, तो इससे बैंक को नहीं मिला तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एनपीए, जिसे हम लोग बैड लोन्स भी कहेंगे। यही आर्टिकल में बताया गया कैसे बैड लोन जो है ये बैंक को बिल्कुल ख़राब कर रही है, बैंकिंग सिस्टम को हमारी। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, ये है द डेंजर ऑफ डीप फेक्स। क्या होती है डीप फेक्स, इसके बारे में जानेंगे। ये बेसिकली हमारे जो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये कोई पर्सन है, लेट मी राइट हियर, ये कोई पर्सन है ए, ये कोई पर्सन है बी। अब क्या होता है, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या कई सारे प्लेटफॉर्म्स, इन्होंने कोई स्पीच दे रखी है। अब ये क्या होगा, इनका जो चेहरा है हटा के किसी दूसरे का चेहरा, किसी सेलिब्रिटी का चेहरा लगा के इनकी स्पीच को पूरा गंदा कर देना, मिलाइन कर देना, इसकी वॉइसेस को चेंज करके, इसकी फेसेस को चेंज करके, कई सारी वीडियोज़ में लोगों के चेहरे को चेंज करके किसी और का चेहरा लगा देना, इसे ही हम लोग डीप फैक्ट्स कहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।